Hello students, this is my first lecture video of paper 2nd History of Europe for BA second semester, and this is my first lecture video of paper 2nd. So let me introduce you first to your chapter and what the content included in your unit first. So अब पहले ये देख लीजिए कि फ़र्स्ट यूनिट में आपका क्या चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जो लेक्चर सुने वो आपके फ़र्स्ट पेपर यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से बिलोंग थे। सेकंड जो आपका पेपर है वो प्रीवियस सेमेस्टर की तरह यूरोपियन हिस्ट्री पे बेस है। अब तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो हिस्ट्री पढ़ी यूरोप की, उसी के आगे के ईयर्स की हिस्ट्री आपको सेकेंड सेमेस्टर में स्टडी करनी होगी। आपने प्रीवियस ईयर में बाइजेंटाइन रूल पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने रिफॉर्मेशन, रेनेसां, देन ट्यूडर डायनेस्टी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी एंड बोर्बन डायनेस्टी, ये सारे आपने पढ़े। अब इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी के बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत होती है और इसी स्टुअर्ट डायनेस्टी को हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो स्टुअर्ट डायनेस्टी जो है वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुई, कैसे इसकी नींव पड़ी एंड क्या पॉलिसीज़ थी। नेक्स्ट, स्टुअर्ट डायनेस्टी का पहला राजा कौन था, उसके बाद सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी पॉलिसीज़ क्या थी, ये हमारे यूनिट फर्स्ट में पहले चैप्टर में रहेगा। एंड सेकंड जो आपका टॉपिक है ये चार्ल्स फर्स्ट के बारे में। चार्ल्स फर्स्ट वाज द सन ऑफ जेम्स फर्स्ट। थर्ड टॉपिक आपका चार्ल्स सेकंड के बारे में है एंड फोर्थ वन इज़ जेम्स सेकंड एंड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये इंग्लैंड की ही राजनीति हम पढ़ेंगे, इंग्लैंड की हिस्ट्री है जो आप ट्यूडर डायनेस्टी के बाद से पढ़ेंगे। तो ट्यूडर डायनेस्टी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, उसमें पॉलिसीज़ पढ़ा आपने कि किस तरह से रानी एलिज़ाबेथ ने अपने राजनीतिक नीतियाँ, अपनी धार्मिक नीतियों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया फ्रांस, स्पेन एंड स्कॉटलैंड के साथ। किस तरह से उन्होंने अपने संबंधों को इस प्रकार प्रभावी रखा ताकि इंग्लैंड की राजनीतिक हानि कहीं से ना हो और इंग्लैंड को जब तक वो जीवित रहीं तब तक उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन एलिज़ाबेथ की जो लास्ट टाइम पीरियड था उस समय एक समस्या, एक प्रॉब्लम इंग्लैंड के सामने आई। वो प्रॉब्लम थी कि अब इंग्लैंड में सक्सेसर कौन बनेगा एलिज़ाबेथ का। क्यों? क्योंकि एलिज़ाबेथ वॉज नॉट मैरिड। आप लोगों को अच्छी तरह पता है एलिज़ाबेथ शादी नहीं की थी, उन्होंने विवाह नहीं किया था एंड उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उत्तराधिकारी की समस्या सामने खड़ी हो गई। लेकिन उसी समय स्कॉटलैंड के राजा जेम्स सिक्स्थ ने इंग्लैंड की गद्दी संभाली जेम्स फर्स्ट के नाम से। तो यही जेम्स फर्स्ट जो आपका टॉपिक है स्टुअर्ट डायनेस्टी के साथ, ये पहले यूनिट का पहला लेक्चर होगा हमारा। एंड स्टुअर्ट डायनेस्टी के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगी जेम्स फर्स्ट के इंट्रोडक्शन को। ओके, सो लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक डिस्कस हियर। सो as you can see on your screen that this is the unit 1 lecture 1 and topic is Stuart dynasty James first, and basically it is divided into two parts. Okay, there is a two part in your first topic of unit 1. The part 1 is based on the Stuart dynasty James 1 accession to the English throne. James फर्स्ट के ब्रिटिश साम्राज्य को अपनाने यानी गद्दी पर बैठने की जो कहानी है ये हम पहले टॉपिक में डिस्कस करेंगे एंड सेकंड टॉपिक में हम उसकी पॉलिसीज़ एंड साथ में जो ब्रिटिश संसद के साथ उसके झगड़े रहे हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले स्टुअर्ट डायनेस्टी क्या है। स्टुअर्ट डायनेस्टी के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो ये जो स्टुअर्ट डायनेस्टी थी इसने इंग्लैंड में 1603 से लेकर के 1714 तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक साथ राज किया था, क्योंकि स्कॉटलैंड में ऑलरेडी जेम्स सिक्स के नाम से जेम्स फर्स्ट का शासन चल रहा था और 1603 से स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड
दोनों में एक साथ स्टुअर्ट डायनेस्टी थी। कैसे, आपको समझ में आ गया होगा कि जब इंग्लैंड में उत्तराधिकार की समस्या चल रही थी रानी एलिजाबेथ के लास्ट टाइम में, तब स्कॉटलैंड के राजा जेम्स सिक्स्थ ने इंग्लैंड की गद्दी को संभाला था। एक राजा दो राज्य, कहाँ? इंग्लैंड में एंड स्कॉटलैंड में। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखते हैं कि जो ये स्टुअर्ट डायनेस्टी थी, इसने एक टाइम पीरियड में दो जगह राजगद्दी संभाली, और ये जो पूरा स्टुअर्ट टाइम पीरियड था, ये जो राजवंश थी, ये जो डायनेस्टी था, इसने 1603 से लेकर के 1714 तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में राज किया। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसने एक फ्लोरिशिंग कोर्ट का एक मतलब एक समृद्ध अदालत संस्कृति देखी, लेकिन साथ में प्लेग, आग और वार, इन सब की उथल पुथल, इन सब के बीच अस्थिरता भी देखी। ये जो एज था, ये जो टाइम पीरियड था, ये गहन धार्मिक बहस और कट्टरपंथी राजनीति का टाइम पीरियड था। जो समय देखा गया, ये समय जो अगर है तो देखा जाएगा कि क्राउन एंड पार्लियामेंट, इन दोनों के बीच लगातार बहस और लगातार संघर्ष, और उसका नतीजा देश में खूनी गृह युद्ध यानी सिविल वॉर, एंड जिसका परिणाम ये निकला कि ओलिवर क्रॉमवेल के लिए जो संसद का जीत, और राजा चार्ल्स, जो किंग चार्ल्स फर्स्ट था, उनका एक तरह से ड्रामेटिक अंदाज में उनका एक्सक्यूशन होता है, जो आते हैं। एंड स्टुअर्ट डायनेस्टी को अगर देखा जाए तो ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए गणराज्य था। एक ही समय था कि देश में एक ऐसी घटना का अनुभव किया गया था। स्टुअर्ट यूनाइटेड किंगडम के पहले राजा थे। स्कॉटलैंड के राजा जेम्स सिक्स्थ, इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट बने थे, और इसी प्रकार पहली बार दो सिंहासनों का एक साथ संयोजन किया गया था। ओके, तो स्टुअर्ट डायनेस्टी जो इंग्लैंड में थी, इसके बारे में आपने देख लिया। अब मैं आपको स्टुअर्ट जो डायनेस्टी की शुरुआत है, इसके बारे में बताती हूँ। स्टुअर्ट घराना, जिसको कि आप लोग कहीं कहीं स्टीवर्ट नाम से भी पढ़ेंगे, ओके, ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड के बाद ग्रेट ब्रिटेन का एक शाही घराना था, जिसमें कि ब्रिटेन के साथ बाद में संबंध बने। और इसमें जो क्वीन मेरी थी, स्कॉटलैंड की जो रानी थी, उनका जो फ्रांस जब आई थी तो उन्होंने फ्रांसीसी जो वर्तनी होती, जो एक एसेंट होता है, एक्सेंट, स्टीवर्ट, इस नाम को शुरू किया था। और ये स्टुअर्ट घराना जो था, इसमें इसी के जो राजा थे जेम्स, ये अपने वंश को इंग्लैंड में गद्दी के साथ आरंभ करते हैं। ओके, अब अगर स्टुअर्ट डायनेस्टी के बाद हम जेम्स के बारे में देखेंगे, तो मैं आपको अब जेम्स के बारे में सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगी कि जेम्स कौन थे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि जेम्स ने किस तरह से इंग्लैंड की गद्दी को संभाला था। तो स्टुअर्ट डायनेस्टी का जो जेम्स था, उनका जन्म जो था वो 19 जून 1566 में हुआ था, स्कॉटलैंड में, एडिनबर्ग कैसल में। एडिनबर्ग कैसल मीन्स महल, जो एडिनबर्ग का महल था, एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग महल में उनका जन्म हुआ था। देखिए, क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है कि व्हेन जेम्स फर्स्ट वाज बोर्न, ही वाज बोर्न ऑन 19 जून 1566। क्लियर है ये चीज़? तो एक एक करके आप लोग जो क्वेश्चन है, ये चूँकि ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस के लिए अपने नोट्स भी बनाते चलिए। ओके, तो वन लाइन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं एंड साथ में इसका आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत किससे हुई थी? जेम्स फर्स्ट से। जेम्स फर्स्ट इसके प्रीवियस में कहाँ का राजा था? स्कॉटलैंड का। किस नाम से? जेम्स सिक्स्थ के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्या है कि ही वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एज जेम्स सिक्स्थ। वो जेम्स सिक्स्थ के नाम से स्कॉटलैंड का राजा बना था, और वो माइनर मतलब अल्पायु में वो राजा बन गया था।
ही वॉज हाईली एजुकेटेड एंड हैव अ गुड कमांड इन राइटिंग एंड स्पीच, बहुत ही अच्छी शिक्षा उसने प्राप्त की थी और साथ में उसे लिखने का बहुत शौक़ था, बहुत अच्छा लिखता था और साथ में जो बोलने की कला थी, कहते कुशल वक्ता था वो। एंड हिज मेन वर्क वाज अ काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको, उसके जो मेन लेखन कृति है वो काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको है। ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि जेम्स फर्स्ट का अगर कोई कृति आपसे पूछी जाए तो काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको, ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। First Stuart King of England from 1603 to 1625, who styled himself Great King of Great Britain. Okay? कब से कब तक का टाइम पीरियड उसका इंग्लैंड में? 1603 टू 1625 एंड उसने अपने आप को क्या कहलवाया था, क्या नाम रखा अपने आप को? किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट, जेम्स वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। देखिए रॉयल एब्सोल्यूटिज्म जो है इसको समझ लीजिए, ये आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा है। इसमें रॉयल एब्सोल्यूटिज्म क्या है? ये है राजा का दैवीय अधिकार। राजा का दैवीय अधिकार आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि माना जाता है कि जो राजा होता है वो ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के समान है, जैसे कि इस दुनिया के लिए ईश्वर का होना अनिवार्य है, इसी तरीके से किसी स्टेट के लिए राजा का होना अनिवार्य है और राजा अपने ऊपर किसी की भी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि जो राजा है वो अपने आदेश को पूरे पब्लिक में इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्री है और उसका ये राइट है। ओके, सो जेम्स वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट टू रॉयल एब्सोल्यूटिज्म एंड ही कन्फ्लिक्ट्स विद his conflict with an increasingly self-assertive parliament set the stage for the rebellion against his successor Charles I। देखिए यहाँ जो आप लोग अभी अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कि उसके डिस्प्यूट थे पार्लियामेंट के साथ, वो इसी बात पे थे क्योंकि संसद जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी देश की और संसद के कंट्रोल को वो अपने ऊपर नहीं मान रहा था और उसके बीच और संसद के बीच जो वैचारिक मतभेद थे, जो वो जिस तरह से मनमाने अपने आदेश देता था या जो भी वो फैसले लेता था, इन चीज़ों पे संसद को हमेशा से संसद का एक विरोध रहा है। संसद को इस पे एक ऐतराज़ था कि क्यों ये फैसले जो हैं वो सिर्फ राजा की मर्ज़ी से लिए जा रहे हैं। तो दोनों के बीच ये लगातार बहस भी इसीलिए थी क्योंकि एक तरफ संसद पब्लिक को, जनता को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ जो राजा है वो राजतंत्रात्मक या फिर हम कहें कि एक तरह से राजा के दैवीय अधिकारों का पोषक माना जा रहा था, जिसमें राजा का ये अधिकार बनता है कि वो पूरी जनता पर राज करे और जनता का ये कार्य था कि राजा की बात को माने। लेकिन बीच में जो संसद है वो बन रही है जनता की प्रतिनिधि। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक तरफ राजा जो कि दैवीय अधिकार मान रहा है, जो अपने ऊपर किसी को नहीं रखेगा, दूसरा कि वह मानता है कि राजा के आदेश को पूरी पब्लिक को मानना चाहिए। राजा जो किंग है वो किसी के ऑर्डर को मानने के लिए नहीं है और यहाँ क्या है कि पब्लिक के रिप्रेजेंट बन करके आ रही है संसद। तो संसद एंड राजा, इनके बीच में जाहिर सी बात है कि एक डिस्प्यूट चलेगा ही चलेगा। जेम्स वॉज द सन ऑफ मैरी, बता चुकी हूँ आप लोगों को कि क्वीन मैरी जो कि स्कॉटलैंड की क्वीन थी और उनके सेकंड हस्बैंड हेनरी स्टीवर्ट जो लॉर्ड डार्नले थे उनका बेटा था ये। तो मेरी स्कॉट की जो सेकंड मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, हेनरी स्टीवर्ट लॉर्ड डार्नले थे वो, उनके साथ जो विवाह हुआ उसी से जेम्स सिक्स की पैदाइश हुई थी, वो पैदा हुए थे। After her third marriage to James Hepburn, 4th Earl of Bothwell, Mary was defeated by rebel Scottish lords and abdicated to throne। और जो तीसरी शादी के बाद
जब मैरी के सामने काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम आता है और उसको डिफीट मिलता है एंड साथ में वो गद्दी से हट जाती है, तो 1 साल का जेम्स, छोटा सा बच्चा, 1 साल का जेम्स जो है वो राजा बनता है स्कॉटलैंड का। 66 में उसका जन्म होता है एंड जुलाई 24 में वो स्कॉटलैंड का राजा घोषित होता है। एंड मैरी जो थी वो उसको स्कॉटलैंड छोड़कर जाना पड़ता है 16 मई 1568 में। एंड 1568 के बाद क्वीन मैरी कभी भी पलटकर वापस अपने बच्चे को देख नहीं पाती है। अब चूँकि जेम्स 1 साल का छोटा बच्चा था, तो ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी जेम्स वॉज सराउंडेड बाई ए स्मॉल बैंड ऑफ द ग्रेट स्कॉटिश लॉर्ड्स। ओके, अब चूँकि वो माइनर था तो वो किन लोगों से घिरा था, जिनमें कि मोरे, 4 रीजेंट्स थे, लेनोस, मार्च और मार्टन अर्ल, ये लोग उभरे थे। तो इन लोगों से वो घिरा हुआ था। फिर जेम्स जो था, स्कॉटलैंड का जेम्स 6 जो था, वो इंग्लैंड के हेनरी अष्टम का जो बेटी थी, हेनरी 8, उनकी बेटी मार्गरेट के पोते थे वो। तो एक तरफ से वो ट्यूडर वंश से भी आ रहे हैं माता की तरफ से, और पिता की तरफ से वो स्टुअर्ट डायनेस्टी की तरफ से हैं। तो चूँकि ट्यूडर वंश का संबंध था, इसलिए स्टुअर्ट या स्टीवर्ट डायनेस्टी का होते हुए भी जेम्स फर्स्ट को ये चांस मिला था कि वो सिंहासन पर बैठे। ओके, सो अब देखते हैं कि किस तरह से जेम्स को ब्रिटेन की सत्ता मिलती है। तो अभी आपने समझ लिया कि मार्गरेट की तरफ से, जो कि इंग्लैंड की हेनरी अष्टम की बेटी थी मार्गरेट, उनकी तरफ से ये उनका पोता था, और इस तरफ से उसको अधिकार था कि वो ट्यूडर डायनेस्टी के बाद आगे की गद्दी को संभाले। सो द एक्सेशन ऑफ जेम्स स्टुअर्ट टू द इंग्लिश थ्रोन। ओके, अब ये है कि 1603 में the accession of James Stuart to the English throne as James I on the death of Elizabeth on 1603। कब हो रहा है उसका राज्यारोहण? जबकि एलिजाबेथ की डेथ होती है, और तब अंग्रेजी सिंहासन पर जेम्स स्टुअर्ट का राज्यारोहण, यानी क्या हो रहा है, गद्दी पर बैठने की प्रथा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है, अब ये क्या है कि ब्रॉट अबाउट द पीसफुल यूनियन ऑफ द राइवल मोनार्कीज ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो अब तक क्या था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि जब इंग्लैंड में एलिजाबेथ का शासन था और स्कॉटलैंड में मेरी का था, तो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के बीच के जो रिश्ते थे वो सही नहीं थे। और जब जेम्स इंग्लैंड का भी राजा बनता है, देन दोनों राजवंश यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो राइवलरी थी, जो दुश्मनी होती है, उसका अंत हो जाता है। सिंपल सी बात है कि एक राजा, अगर दोनों जगह के राज्य पर एक ही राजा है तो फिर राइवलरी नहीं रहेगी, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। He tried to make the union of two very different lands complete by assume the title of King of Great Britain। Okay? उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के राजा का खिताब मानकर दो बहुत ही अलग भूमि के संघ को पूरा करने की कोशिश की थी। किसने? जेम्स 6 ने। देयर वॉज अ पीस ऑफ इंग्लैंड एंड there was peace in England and people did not fear any danger from a disputed succession inside the country or from external aggression। Okay? इंग्लैंड में इस समय शांति थी, और दूसरा था कि लोगों को देश के अंदर या फिर बाहरी आक्रमण के जो आक्रामकता थी उससे विवादित उत्तराधिकार से किसी भी खतरे का इस समय डर नहीं था। इसीलिए लोगों के कल्याण के लिए मजबूत राजशाही को जरूरी नहीं माना गया। ओके, देख लीजिए, सो स्ट्रॉन्ग मोनार्की वॉज नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इवन towards the end of the reign of the Queen Elizabeth, Parliament began to oppose the royal bill। यहाँ तक कि जो महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल के अंत का टाइम था, अंत की ओर भी संसद ने शाही इच्छा शक्ति का विरोध करना शुरू कर दिया था। संसद जो था वो अब मजबूत हो रहा था और उसने शाही इच्छा शक्ति का विरोध करना शुरू कर दिया था। सो
the attempt of new king to make the two lands of have one parliament. okay, so नए राजा के दो देशों के एक संसद, एक चर्च और एक कानून बनाने का प्रयास बुरी तरह विफल रहा, क्योंकि जेम्स जो था वो ये चाह रहा था कि दो देशों में अब एक ही संसद हो, एक ही धर्म हो और एक ही कानून रहे, ठीक है। लेकिन उसका ये जो प्रयास था वो सफल नहीं रहा। क्यों नहीं था? बिकॉज द स्कॉट वर नॉट इंटरेस्टेड इन द यूनियन एंड द इंग्लिश पार्लियामेंट डिड नॉट कोऑपरेट विद हिम फॉर इट डिड नॉट ट्रस्ट हिम। क्यों? क्योंकि जो स्कॉटिश थे, जो स्कॉटलैंड था, वो संघ बनाने में रुचि नहीं रखते थे और अंग्रेजी जो पार्लियामेंट थी उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि इससे उन पर भरोसा नहीं था ब्रिटिश संसद को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जेम्स फर्स्ट हैड एक्सपीरियंस एज द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड एंड ही न्यू वेरी वेल द हिस्ट्री ऑफ द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द ट्यूडर मोनार्की इन इंग्लैंड। जेम्स ने इंग्लैंड के राजा के रूप में अनुभव हासिल किया था। वो स्कॉटलैंड में राजा के रूप में उसका अनुभव था, उसको एक्सपीरियंस था एंड वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लैंड में जो ट्यूडर राजवंश था उसके इतिहास को जानता था कि किस तरह से जो सम्राट हैं वो निरपेक्ष शासन करते हैं, वो जो एब्सोल्यूट रूल करते हैं। जो ट्यूडर मोनार्की थी इंग्लैंड में, उनके शासन कला को जेम्स अच्छी तरह से जानता था एंड सो ही वॉज डिटरमाइंड टू रूल विद एब्सोल्यूट पावर, और इसीलिए उसने पूरी शक्ति के साथ शासन करने का मन बना लिया था। उसने डिटरमाइन कर लिया था कि जिस तरह से प्रीवियस में इंग्लैंड में जो शासक थे उन्होंने पूरे शक्ति के साथ शासन किया था, उसी तरीके से मुझे भी शासन करना है। तो ये उसने अच्छे से विचार कर लिया था, उसने डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे एब्सोल्यूट पावर के साथ ही राज करना है। ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट किंगशिप। ठीक है, डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि उसको दैवीय राजत्व का दैवीय सिद्धांत जो होता है उसमें यकीन था और ये मानता था कि जो राजा है वो संसद या किसी भी अन्य संस्था के फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, and he believed in the theory of divine right of kingship, and his own accession to the English throne was by this censored by this theory। ये जिस थ्योरी को मानता था उसी थ्योरी से इसको राइट मिला था। क्यों? क्योंकि चूँकि वो इसी खानदान का, ट्यूडर वंश का था और ऐसा माना जा रहा था कि उसको दैवी अधिकार है राज करने का, तो इसी थ्योरी से चूँकि वो राज्यारोहण भी उसका हुआ था, इसीलिए उसको ये पूरी तरह यकीन था कि मुझे एब्सोल्यूट थ्योरी में ही रहना है और क्या करना है, किसी भी दबाव में नहीं आना है, किसी भी विचार के लिए मैं फ्री हूँ। और 1604 के उत्तराधिकार अधिनियम जो उसने द सक्सेशन एक्ट ऑफ 1604 जो उसने बनाया, उसमें भी उसने इसी अधिकार को, वंशानुगत अधिकार को मान्यता दी थी। ओके, क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि जो राजा होता है उसको शुरू से ही भगवान के द्वारा यानी दैवीय रूप से अधिकार मिला होता है राज्य पे शासन करने का। तो ये जो देखिए पोर्शन था, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जेम्स फर्स्ट के बारे में कि किस तरह से ब्रिटिश की गद्दी पर, ब्रिटेन की गद्दी पर वो बैठता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जिस समय जेम्स फर्स्ट राजा बना था उस समय ब्रिटेन में तीन तरह के धर्म जो थे उनके अनुयायी थे। पहला कैथोलिक, रोमन कैथोलिक धर्म जो कि पुराना था, प्राचीन था और ये कट्टर धार्मिकता वाले, विचारधारा वाले लोग थे। एंड चूँकि जेम्स फर्स्ट की जो माँ थी कैथोलिक थी, कट्टर कैथोलिक मेरी, उसको जनता खुद चाहती थी कि वो इंग्लैंड की रानी बने। वो लोग एलिजाबेथ को नहीं पसंद करते थे। सो दे वर हैप्पी कि जेम्स फर्स्ट जो है वो राजा बन रहा है, बिकॉज उनको ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जेम्स फर्स्ट का आना उनके लिए बेहतर होगा। दूसरा दूसरे जो लोग थे वो एंग्लिकन चर्च के थे एंड तीसरे
प्यूरिटन। तो एंग्लिकन अपने व्यूज से देख रहे थे कि जेम्स का आना हमारे लिए बेहतर है, एंड प्यूरिटन जो थे वो एलिजाबेथ के बाद स्थिति को सुधारवादी नज़रिए से देख करके खुश थे। तो तीनों ही कहीं ना कहीं पसंद कर रहे थे कि जेम्स फर्स्ट राजा बने। लेकिन यहाँ जब आप नए चैप्टर में पॉलिसीज़, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जेम्स फर्स्ट पढ़ेंगे एंड उसके बाद संसद के साथ उसके संघर्ष को पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि जेम्स फर्स्ट जो था वो बहुत ही खुले विचार का, बहुत ही हम कहेंगे प्रगतिशील विचारधारा वाला था, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस सोच से कि जनता जो है वो राजा के धर्म को मानती है या नहीं। मतलब समझ रहे हैं आप कि पहले जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या देखा था कि कंट्रीज़ में जब रिफॉर्मेशन इन रिलीजन चल रहा था तो उसमें क्या था कि जिस धर्म को राजा मानता है, जिस धर्म को किसी देश का राजा मानता है, उसी धर्म को वहाँ की जनता स्वीकार करती थी, ओके, या फिर उसी धर्म के अनुयायी को या फॉलोअर्स को वहाँ सपोर्ट मिलता था। लेकिन जेम्स फर्स्ट के मामले में ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई, क्योंकि उसकी विचारधारा में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था कि जनता उसी धर्म को फॉलो करे जिस धर्म को राजा मानता है। तो उसकी जो धार्मिक नीतियाँ थीं, इसका परिणाम ये हुआ था कि तीनों ही दल एक एक करके जो फॉलोअर्स थे तीनों दल, जैसे कैथोलिक एंड एंग्लिकन एंड प्यूरिटन, तो किस तरह से जेम्स के अगेंस्ट में चले जाते हैं उसकी खुद की विचारधारा से। तो जेम्स फर्स्ट के परिचय, स्टुअर्ट डायनेस्टी के परिचय और जेम्स के इंग्लैंड में राजगद्दी का ये पोर्शन यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। अगला जो पार्ट सेकंड है, जो लेक्चर सेकंड मेरा होगा, उसमें सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर होगा, जो ये टॉपिक है उसी का सेकंड पार्ट होगा, जिसे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। एंड उसमें आप रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ जेम्स फर्स्ट एंड एज वेल एज द स्ट्रगल बिटवीन क्राउन एंड पार्लियामेंट को देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।